तो देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आपको फर्स्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ा गया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, है ना। तो आज की सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा। तो नेक्स्ट में लिखेंगे बी टाइप में तो हमारा जो सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा वो क्या होगा, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है नॉर्मल या क्लासिकल लिगेंड, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, नॉर्मल या क्लासिकल लिगेंड, और दूसरा होता है नॉन क्लासिकल लिगेंड, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्लासिकल लिगेंड किसको बोलते हैं और नॉन क्लासिकल लिगेंड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो भाई हमारा क्या था, एक मेटल था और यहाँ पे एक लिगेंड था, और लिगेंड क्या कर रहा था बताइए, लिगेंड लोन पेयर को डोनेट कर रहा था। किसको डोनेट कर रहा था, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा था। तो मान लीजिए ये लिगेंड है और लिगेंड ने लोन पेयर को डोनेट करा, है ना, क्योंकि ये हमारा एम क्या है, मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम जो डब्बा का अंदर में रहता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये लिगेंड लोन पेयर डोनेट करेगा और मेटल लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो बताओ इससे क्या होगा, इसमें मेटल और लिगेंड के बीच में पहला बॉन्ड बना कि नहीं बना। और ये कौन सा टाइप का बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड। समझ पा रहे हैं ना। तो ये सिग्मा बॉन्ड बना मेटल और लिगेंड के बीच में, ठीक है। अच्छा, ऐसा थोड़ी जरूरी है कि लिगेंड एक ही होगा, ऐसे तो बहुत सारे लिगेंड होंगे। जैसे कि मान लो यहाँ में 4 एल लगा होगा तो 4 लिगेंड लोन पेयर को डोनेट कर रहा होगा। उससे क्या होगा, जो हमारा मेटल है, मेटल के पास ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। जब लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है, तो बताओ मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा या कम हो जाएगा। मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मेटल है डी ब्लॉक का है, जनरली डी ब्लॉक का होता है, उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। और लिगेंड्स भी अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा ना। और आप लोग जानते हैं कि जो मेटल होता है उसका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मेटल का टेंडेंसी ना तो इलेक्ट्रॉन लेने का नहीं होता है भाई, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का होता है कि नहीं। तो अगर मेटल के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो मेटल वापस से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, अपना इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, लिगेंड को देगा। क्लियर है ना। तो यहाँ में दो बातें होती है, या तो लिगेंड जब मेटल अपना लोन पेयर को, मतलब मेटल के पास यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो कभी कभी ऐसा होगा कि लिगेंड वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं ले पाएगा, है ना। कभी कभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले सकता है, मतलब जो यहाँ में लिगेंड है ना वो क्या कर सकता है, क्योंकि लिगेंड ने लोन पेयर दिया, मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया, तो फिर मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का देना। तो मेटल फिर अपना इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। तो कोई लिगेंड ऐसा होगा जो मना कर देगा लेने से, और कोई कोई लिगेंड ऐसा होगा जो लोन पेयर को क्या, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, ले लेगा। समझ पा रहे हैं ना, समझ में आ रही है बातें। तो जो लिगेंड मेटल से नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, समझ पा रहे हैं ना, उसको बोलते हैं, ऐसे टाइप के लिगेंड को बोला जाता है नॉर्मल या क्लासिकल लिगेंड। समझ पा रहे हैं ना। जो ले लेता है, जो लिगेंड मेटल जब लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होता है, अगर कोई लिगेंड ले रहा होता है, समझ पा रहे हैं ना, मतलब यहाँ में ध्यान देना, मेटल यहाँ में लिगेंड किसके जैसे काम किया भाई, डोनर, और मेटल किसके जैसे काम किया, एक्सेप्टर, है कि नहीं। तो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो मेटल फिर से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, किसको देना चाहेगा, लिगेंड को। लेकिन मेटल इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करा, लिगेंड ने मना कर दिया, तो ऐसे टाइप के लिगेंड को क्या बोला जाएगा, क्लासिकल। क्या बोला जाएगा, क्लासिकल या नॉर्मल लिगेंड। लेकिन मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की कोशिश कर रहा है और लिगेंड उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेने का कोशिश करे, है ना, तो ऐसे टाइप के लिगेंड को क्या बोला जाएगा, नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्या बोला जाएगा, नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। ठीक है। तो जनरली हम लोग का जो सिलेबस में पढ़ना है वो क्या ही पढ़ना है, नॉर्मल लिगेंड के बारे में। जनरली हमारे मैक्सिमम क्या होते हैं, नॉर्मल लिगेंड या क्लासिकल लिगेंड होते हैं। कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जो नॉन क्लासिकल लिगेंड होते हैं, जिसमें आपका CO आता है, CN- आता है, NO+ आता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। जनरली हम लोग का सिलेबस में मेटल कार्बोनिल के बारे में ही पढ़ना होता है, ठीक है।
तो बताइए मेटल क्लासिकल लिगेंड क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ में क्या होगा, जनरली एक मेटल होगा और यहाँ में लिगेंड होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो लिगेंड के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर मेटल को देगा, तो यहाँ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ में जो लिगेंड है वो किसका जैसे काम कर रहा है, डोनर, और मेटल का काम क्या है भाई, एक्सेप्टर। तो मेटल क्या करेगा, उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, मेटल इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करा, लेकिन लिगेंड मना कर दिया, वो लिगेंड नहीं ले सकता है। ऐसे टाइप के लिगेंड को क्या बोला जाता है, नॉर्मल या क्लासिकल लिगेंड बोला जाता है। और यहाँ में जो एग्जांपल होगा, जैसे NH3 हो गया, वाटर हो गया, फ्लोरीन हो गए, क्लोरीन हो गए, समझ पा रहे हैं ना। ये बहुत सारे, ये मैक्सिमम हमारे जो लिगेंड होते हैं वो सब क्या होते हैं, क्लासिकल लिगेंड होते हैं। और कुछ एग्जांपल होता है जो क्या होते हैं, नॉन क्लासिकल लिगेंड होते हैं। तो पहले आप कॉपी करेंगे, डिफिनेशन लिख लीजिएगा। लिखेंगे दोज लिगेंड विच एक्ट एज डोनर, those ligand which act as donor in sigma type coordinate bond formation, तो देखिए दूसरा क्या होता है, नॉन क्लासिकल लिगेंड या पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोला जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझेंगे यहाँ में क्या होगा। मान लीजिए हमारा मेटल है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, और यहाँ में लिगेंड है, क्या समझ पा रहे होंगे आप। तो मान लो ये लिगेंड के पास लोन पेयर है, समझ पा रहे हैं ना। तो लिगेंड ने क्या करा, मेटल को डोनेट किया, तो मेटल ने अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, समझ पा रहे हैं क्या। तो बताओ यहाँ में लिगेंड किसके जैसे काम कर रहा है, डोनर या एक्सेप्टर, डोनर। क्या दोनों का बीच का जो पहला बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा। तो बताओ यहाँ में जो लिगेंड होगा वो क्या होगा, डोनर होगा या नहीं होगा। और मेटल किसके जैसे काम कर रहा है भाई, एक्सेप्टर। किसके जैसे काम करेगा, एक्सेप्टर। तो जब लिगेंड ने ऐसे बहुत सारा 4-5 लिगेंड होगा तो सब लोन पेयर को देगा, मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी या कम हो गई भाई, बढ़ गई। और मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को देना, और मेटल ने, अब देखो मेटल क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया, लिगेंड को डोनेट कर दिया, समझ पा रहे ना। तो यहाँ में बताओ मेटल और लिगेंड के बीच में एक और बॉन्ड बना कि नहीं बना। पहला बॉन्ड तो सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई, क्या होगा, पाई। अब बताओ यहाँ में मेटल किसके जैसे काम कर रहा है, डोनर या एक्सेप्टर, डोनर। और लिगेंड किसका जैसे काम कर रहा है, एक्सेप्टर। कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नॉन क्लासिकल लिगेंड को बोलते हैं सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। मतलब लिगेंड सिग्मा बॉन्ड डोनेट कर रहा है और कौन सा बॉन्ड को एक्सेप्ट कर रहा है, पाई बॉन्ड को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसको आप लोग क्या भी बोल सकते हैं भाई, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अच्छा, बोर्ड पे ध्यान देना है, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है नॉन क्लासिकल लिगेंड तो समझ में आ रहा है, क्योंकि लिगेंड फर्दर लोन पेयर को ले रहा है ना, तो इसको नॉन क्लासिकल बोलेंगे। और क्लासिकल किसको बोलते हैं, जो यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ी लेकिन वो लिगेंड लोन पेयर को ले नहीं सकता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्लासिकल। और जो ले लेगा उसका क्या नाम है, नॉन क्लासिकल, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब बताइए यहाँ में लिगेंड किसका जैसे काम कर रहा है, एक्सेप्टर का जैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसका क्या नाम है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। क्या नाम है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अच्छा बताओ, जो लोन पेयर को लेता है भाई उसको लुईस एसिड बोलते हैं या लुईस बेस बोलते हैं। तो इसलिए इसका क्या भी नाम है, पाई एसिड, समझ पा रहे हैं ना। तो ये एग्जांपल हो गया। और यहाँ में इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, लिगेंड सिग्मा बॉन्ड डोनेट करा और कौन सा बॉन्ड एक्सेप्ट किया है, पाई बॉन्ड। तो इसलिए इसको क्या भी बोला जाएगा, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, आप लिख लेना। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम बात करें तो इसका जनरली जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, CO होता है, Cn माइनस होता है, NO प्लस होता है, PR3 होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन हम लोग का सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, कार्बोनिल के बारे में। किसके बारे में, कार्बोनिल के बारे में। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखिए, लिखेंगे दोज लिगेंड विच एक्ट एज डोनर, those ligand which act as donor in sigma type coordinate bond formation, in sigma type coordinate bond formation, but can
also act as acceptor, but can also act as acceptor in pi type coordinate bond formation. Pi type coordinate bond formation. समझ पा रहे हैं ना? तो क्या आपको समझ में आ रहा है? इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसी का लेन देन जो होता है, लिगेंड ने दिया, लिगेंड ने फिर एक्सेप्ट किया, लिगेंड डोनर का जैसे भी काम कर रहा है, लिगेंड एक्सेप्टर का जैसे भी काम कर रहा है। तो इसलिए ऐसी टाइप की जो प्रोसेस होती है, फेनोमेनन होती है, ऐसे टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। समझ पा रहे हैं ना? और सिनर्जिक बॉन्डिंग का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? CO होगा, CN- होगा, NO+ होगा, PR3 होगा, फॉस्फीन होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। और इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं? सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर। समझ पा रहे हैं ना? तो ये हम लोग बोल सकते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे, इसमें हम लोग का जो बेसिकली जो हम लोग सिलेबस में है उसके बारे में पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है? हम लोगों को पढ़ना है मेटल कार्बोनिल के बारे में। ठीक है, मेटल कार्बोनिल के बारे में पढ़ना है और ये जनरली ऐसे लिखा होगा MCOX। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, मेटल कार्बोनिल के बारे में। ठीक है, और मेटल कार्बोनिल के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले इसके बारे में लिखो, उसके बाद मैं आपको पूरा कहानी समझाऊंगा कि मेटल कार्बोनिल में क्या हो रहा है। तो लिखेंगे इसके बारे में, पहले लिखेंगे व्हेन, मेटल कार्बोनिल के अंदर में लिखिए व्हेन CO डोनेट लोन पेयर थ्रू, CO डोनेट लोन पेयर थ्रू सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। चलो लिखेंगे व्हेन CO डोनेट लोन पेयर थ्रू सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, then electron density ब्रैकेट में लिख लेंगे नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज, क्लोज ब्रैकेट, ऑन मेटल इंक्रीजेस, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखेंगे मेटल ट्राइज टू बैक, और मेटल ट्राइज टू डोनेट इट बैक, मेटल tries to donate it back to the ligand, CO, to ligand CO, ligand कौन सा है यहाँ में? CO, through synergic bonding, and this electron density enters in ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ABMO, ब्रैकेट में लिख लेंगे पाई स्टार, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पाई स्टार। समझ पा रहे हैं ना? वो एंटी बॉन्डिंग होता है। ऑफ CO, क्लोज ब्रैकेट के बाद लिखेंगे ऑफ CO, ड्यू टू विच द स्टेबिलिटी ऑफ CO डिक्रीजेस, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोला गया है उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, सबसे पहले आप बोर्ड पे ध्यान देना है। यहाँ में मान लो मेटल है और यहाँ में क्या लिखा है? CO लिखा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? मेटल है और ये CO है। ठीक है, और अगर हम बात करें ना, CO के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 14 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। समझ पा रहे हैं ना? कार्बन में 6, ऑक्सीजन में कितना होगा? 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। और मैं आपको कल बता भी रहा था कि जब भी 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके पास एक खाली डब्बा होता है कि नहीं होता है? होता है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या करेगा, ये जो कार्बन है, कार्बन के पास भी लोन पेयर है ना? तो सबसे पहले ये क्या करेगा? CO लिगेंड है, और लिगेंड क्या करेगा? पहले मेटल को डोनेट करेगा, और मेटल और कार्बन का बीच में जो पहला बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं ना? और मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो क्या मेटल फर्दर इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, और जब मेटल इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करा और CO के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास खाली डब्बा है, और वो डब्बा खाली किसमें है? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में है ना? तो इसके पास खाली डब्बा है कि नहीं है? और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर आपको ऐसा बताया गया था, है ना? और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो मेटल क्या करेगा? फर्दर इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा तो बताओ यहाँ में जो दूसरा बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो यहाँ में जो दूसरा बॉन्ड बना भाई वो कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड। ठीक है, लिगेंड ने ले लिया क्योंकि इसके पास खाली डब्बा है। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसी टाइप की बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। समझ पा रहे हैं ना?
अब इसके बारे में हम लोगों को समझना है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है, मेटल जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में करता है, क्योंकि इसके पास पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py खाली होता है, समझ पा रहे हैं ना। तो इससे आपको ये करना होता है, यहाँ में क्वेश्चन दो तरीका से पूछी जाती है कि बताइए जब ऐसा सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है तो मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड क्या होगा और कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड क्या होगा, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए इसमें बोलेगा किस केस में मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड ज्यादा अच्छा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक बार कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाता है। क्लियर है ना। अब आइए इसके बारे में मैं 3 डायग्राम बना के आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखिए भाई, जनरली हमारा क्या होगा कि कभी कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोग जानते हैं जनरली जो मेटल होता है उस पर चार्ज हमेशा या तो जीरो आ जाएगा या तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल पे चार्ज क्या भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लो भाई हमारा ये मेटल है और यहाँ में CO लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ में मेटल का जो चार्ज है वो कैसा है, जीरो है, या फर्स्ट पॉजिटिव भी मान सकते हैं, ठीक है। मतलब आप कॉम्प्लेक्स में निकालते हैं तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है कि नहीं निकलता है, तो उस पर कुछ चार्ज पॉजिटिव आएंगे, है ना। या तो हमारा मेटल पे चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, या तो हमारा मेटल पे चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन जनरली मेटल का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, तो उस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा या तो न्यूट्रल आएगा। जैसे कि अगर हम आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो आप लोग वहां में देखेंगे कि मेटल का चार्ज निगेटिव भी आ सकता है। क्लियर है ना। अब बोर्ड पे ध्यान देना। अब मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मेटल के पास तो भाई कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, है ना। तो ये CO ने क्या करा, सिग्मा बॉन्ड तो डोनेट किया, क्योंकि इसके पास क्या है भाई, लोन पेयर है। तो इसने मेटल को कोऑर्डिनेट किया अपना लोन पेयर, क्योंकि लिगेंड का काम क्या है बताओ, लिगेंड का काम क्या है, लोन पेयर को डोनेट करना है। जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसी को लिगेंड बोला जाता है। तो लिगेंड तो क्या करेगा, मेटल को वेकेंट ऑर्बिटल में तो कोऑर्डिनेट करेगा, और पहला मेटल और लिगेंड का बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है ना। तो मान लो इसने लोन पेयर डोनेट करा, ठीक है। बताइए मेटल प्लस लिखा है, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या कम है, कम है। क्या ये न्यूट्रल है तो इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपेयर में तो भाई ज्यादा होगा, है ना। और यहाँ में निगेटिव है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है। अब ध्यान देना, ये लिगेंड है और लिगेंड ने इसको डोनेट करा, तो बताओ क्या मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गया, क्या इसके पास ये डोनेट करेगा तो मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और ये लिगेंड लोन पेयर को देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगी, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब मान लो मेटल क्या करेगा, ये क्या करेगा भाई, ध्यान देना। अब ये मेटल के पास यहाँ में ये मेटल क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ में, ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब ध्यान देना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, समझ पा रहे हैं ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके मुकाबले ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। और इसके पास मेटल पे खुद ही निगेटिव चार्ज था और लिगेंड ने लोन पेयर दिया, तो यहाँ में इस केस में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मैक्सिमम थी कि नहीं थी, थी। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को देगा। तो आप मुझे बताइए किस केस में आपको ऐसा लग रहा है कि मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा होगा, बताओ किस में, सी में। क्योंकि यहाँ में मेटल और कार्बन, क्योंकि ये तो सिग्मा बॉन्ड है ना भाई, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ में पाई बॉन्ड बना और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड बना और यहाँ में पाई बॉन्ड बना। पाई बॉन्ड तो कमजोर होता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ये थोड़ा सा देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा देगा, देगा कि नहीं देगा। तो यहाँ में जो पाई बॉन्ड बनेगा वो मजबूत बनेगा, समझ पा रहे हैं ना। तो मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में होगा, सी में, समझ पा रहे हैं ना। इसका ये मतलब है कि जिसके पास, ध्यान से सुनो, अच्छा मेटल और कार्बन के बारे में तो समझ में आ रही है कि मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी, इसमें, फिर इसमें, और सबसे कम इसमें होगी, होगी कि नहीं होगी भाई, समझ पा रहे हैं क्या। मतलब जितना ज्यादा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उस केस में मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, समझ पा रहे हैं ना। क्योंकि यहाँ में डबल बॉन्ड करे, मतलब सिग्मा बना पाई बना, है ना, और यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने ज्यादा दिया तो मेटल और कार्बन का लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा
बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम। आप लोग पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। पढ़े थे ना। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी सब कुछ ज्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। मेटल कार्बन के बीच में तो बातें समझ में आ रही है। मतलब जिस केस में अगर आपको मान लो 4 कंपाउंड दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताइए मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है, या बॉन्ड एनर्जी किस में ज्यादा है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है, तो आप मेटल का चार्ज निकालेंगे। जिस केस में मेटल का चार्ज निगेटिव आ रहा होगा, मतलब मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उस केस में मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा। आएगा नहीं आएगा? अब थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना भाई। सीओ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। क्या ये यहां तक किसी को डाउट नहीं है? अब देखो, जब मेटल, ध्यान देना, जब मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या सीओ तो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, कार्बन ले रहा है, या सीओ ले रहा है इलेक्ट्रॉन को? सीओ ले रहा है। तो बताओ क्या इसका इलेक्ट्रॉन अब 14 से 15 हो जाएंगे? भाई उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाएंगे ना, या 15 हो जाएंगे, या 16 हो जाएंगे, या 17 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 14 का तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, लेकिन 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2, 17 का बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका मतलब जब सीओ लोन पेयर को ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो क्या उसका इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाएंगे? अब इलेक्ट्रॉन 14 नहीं रहेंगे, 14 से कुछ ज्यादा हो जाएंगे। जब 14 से ज्यादा हो जाएंगे तो बताओ उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। मतलब कार्बन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड ऑर्डर अब 3 नहीं रहेगा, 3 से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, तो बताओ बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, बॉन्ड स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? तो अगर मैं बोलूंगा, अगर मान लो ये तीनों केस में कार्बन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किस में होगा? इसमें, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ पा रहे हैं ना? मेटल जितना इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन ऑक्सीजन का पास में इलेक्ट्रॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड स्टेबिलिटी कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ किस केस में कार्बन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? ए में या सी में? बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं। क्या इसमें बॉन्ड ऑर्डर इसका कम होगा ना भाई? इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा, और इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे कर सकते हैं। मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बोर्ड पे ध्यान देना है। मैंने बोला कि अगर नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अगर हम सेंट्रल मेटल का एटम का नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कराएं तो बताइए यहाँ में क्या होगा? अगर मान लो यहाँ में नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम क्या करे? इंक्रीज करे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सेंट्रल मेटल एटम का इंक्रीज कराया जाएगा तो क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम टू लिगेंड थ्रू सिनर्जिक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? भाई अगर सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया जाए तो नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, नेगेटिव चार्ज मतलब सेंट्रल मेटल एटम का नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो बताओ ये मेटल होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या लिगेंड की तरफ में शिफ्टेड ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। वही बात बोल रही है। क्या ये इंक्रीज हो जाएगा? अगर इंक्रीज होगा तो बताओ मेटल और कार्बन में क्या होगा, और कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होगा, यही आपको बताना है। तो बताओ मेटल और कार्बन में, बताओ मेटल और कार्बन में क्या होगा? मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, ध्यान देना। क्या बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा? तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्टेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा? इंक्रीज। बॉन्ड एनर्जी भी क्या करेगा? इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज। समझ में आया क्या? क्या तुम समझ पा रहे हैं क्या? अब बताओ कार्बन ऑक्सीजन में क्या होगा? क्या कार्बन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो कार्बन के पास अब 14 इलेक्ट्रॉन नहीं, 14 से ज्यादा होगा। 14 से ज्यादा होगा तो बताओ उसका बॉन्ड ऑर्डर के बारे में क्या ख्याल है? कम। बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो बताओ बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड स्टेबिलिटी डिक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज।
समझ में आ रही है क्या? तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ में निगेटिव चार्ज लिखे हैं ना, अगर निगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीज करेगा तो ये सब बातें है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बोर्ड पे ध्यान देना, क्या यहाँ में जो मेटल और कार्बन का बीच में जो ये ऑर्डर लिखा गया है, इसका जस्ट उल्टा ऑर्डर क्या कार्बन और ऑक्सीजन का है कि नहीं? तो अगर कार्बन ऑक्सीजन का क्वेश्चन आए, मतलब कोई पूछेगा कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम होना चाहिए, तो क्या तुम उसको रिलेट कर सकता है कि मेटल, देखो यहाँ में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम होना चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो मेटल और कार्बन का। क्वेश्चन को स्विच करके इसी पे हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ, अगर मेटल, ध्यान देना, मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बताओ कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम है तो तुम क्या सोच लेगा, मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए। और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तब होना चाहिए जब मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, तभी दोनों का बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं क्या? चलिए आगे बढ़ा जाए ना, कुछ इस पे दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या है, लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, in which of the following complex metal carbon bond strength is maximum। मेटल कार्बन मतलब आप कैसे मेटल ऐसे लिख देंगे, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो आपको बताना है कि मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है? तो बताओ मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम कब होगा, जब मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को ज्यादा दे, है ना? और ज्यादा तभी देगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ यहाँ में मेटल पे कैसा चार्ज है, बताओ CO का आप लोग पढ़ेंगे, कार्बोनिल न्यूट्रल है, तो कैसे निकालेंगे? CO पे चार्ज कैसा है, 0। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है, माइनस। तो माइनस तभी आएगा जब V पे कैसा चार्ज आएगा, -1। क्लियर है ना? और यहाँ में ये बताओ क्या न्यूट्रल है क्या, तो CO पे कैसा चार्ज आएगा, 0। समझ पा रहे हैं ना? और यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा, प्लस, है ना? क्योंकि CO का चार्ज 0 होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +1 है, तभी होगा जब सेंट्रल मेटल एटम पे +1 हो, है कि नहीं? अब ध्यान देना, बताइए किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ए में। क्या मेटल के पास नेगेटिव चार्ज है क्या? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा भी है और 6 CO इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो उस केस में उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को देगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को देगा तो मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम किस में हो जाएगा, ए में। क्या समझ पा रहे हैं ना? अगर हम ए ऑप्शन को बनाए, ध्यान देना, अगर हम ए ऑप्शन को लेके क्या क्या क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि किस केस में मेटल कार्बन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, ए में, है ना? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो इस केस में मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। समझ पा रहे हैं ना? यही सेम ऑप्शन को बताते हुए हम यहाँ में ए ऑप्शन में क्या बोल सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बात करें, ये तो मेटल कार्बन में हो गया। कार्बन ऑक्सीजन में बात करेंगे, क्या इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, तो कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो कार्बन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो क्या कार्बन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड स्टेबिलिटी कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। समझ पा रहे हैं ना? अब सेम क्वेश्चन यहाँ में ऑप्शन सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मिनिमम। क्या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम, ऐसा लिख लीजिएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम।
ऑप्शन यही सेम है चार। तो इसमें क्या बोला है बताइए, कार्बन ऑक्सीजन का बोला है ना, कार्बन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए। अब क्वेश्चन को स्विच करो भाई, बार बार दोनों पे होने से मेटल कार्बन के बारे में याद होगा तो सब याद हो जाएगा। मेटल कार्बन का जो ऑर्डर होता है उसका उल्टा ऑर्डर कार्बन ऑक्सीजन का होता है नहीं होता है। अब आप मुझे बताइए, कार्बन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए ना, तो इसका मतलब मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए, समझ पा रहे हैं ना। तो मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो कार्बन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देख लो इधर देखो, अगर मान लो बॉन्ड लेंथ, अगर मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड लेंथ कम है, ठीक है, तो बताओ कार्बन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर इसका ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं ना आप लोग, मतलब सब उल्टा ऑर्डर है भाई, जो मेटल कार्बन में होगा उसका उल्टा ऑर्डर कार्बन ऑक्सीजन में होगा। क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। तो देखो भाई क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए, तो तुम सोचेगा मेटल कार्बन का बीच का बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा हो जाएगा तो कार्बन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आपको क्या करना है कि मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड लेंथ को ज्यादा करना है, समझ पा रहे हैं ना, बॉन्ड लेंथ ज्यादा करना है, बॉन्ड ऑर्डर की बात नहीं हो रही, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अच्छा, कब दोनों का बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, जब आप सोच के देखो दोनों का बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या, उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक होना चाहिए, वीक होगा तभी ना लेंथ बढ़ेगा भाई। अगर मेटल, ध्यान देना, बॉन्ड कमजोर बनाएंगे तभी ना लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना देंगे तो दोनों का बीच का लेंथ कम हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना है, समझ पा रहे हैं ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा दे या कम दे, कम दे। और मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कब देगा, जब उस पे चार्ज प्लस होगा या न्यूट्रल होगा या माइनस, प्लस होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ इस केस में, क्या समझ पा रहे हैं ना। या आपका अपना हिसाब से जैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसपे अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं दे पाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो मेटल और कार्बन का बीच का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अगर मेटल कार्बन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या आप, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट पढ़ना है पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड के बारे में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ में क्या होता है, लिगेंड होगा, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है। अब देखिए पाई डोनर पाई एक्सेप्टर क्या होगा। अच्छा, इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको क्या भी बोल सकते हैं, जैसे नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होता है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, समझ पा रहे हैं ना। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, लिगेंड सिग्मा बॉन्ड को डोनेट कर रहा था, पाई बॉन्ड को एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अब क्योंकि उस लिगेंड के पास लोन पेयर था तो उसने डोनेट किया। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, समझ पा रहे हैं ना। मतलब यहाँ में देखो ये लिगेंड है और लिगेंड लोन पेयर को डोनेट करा, लिगेंड के पास क्या है भाई, लिगेंड्स ने डोनेट करा। यहाँ में पहला मेटल और लिगेंड का बीच का जो पहला बॉन्ड बनेगा हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इसने लिगेंड जो डोनेट करा ना भाई, वो क्या डोनेट किया है, पाई इलेक्ट्रॉन। क्या डोनेट किया है, पाई इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हैं ना। ये लिगेंड पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है फॉर कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और भाई दो एटम का पहला बॉन्ड कभी पाई हो ही नहीं सकता, दो एटम का पहला बॉन्ड पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा, समझ पा रहे हैं ना। और ये जो सिग्मा बना, ये लिगेंड ने क्या डोनेट करा, पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा। क्या डोनेट करा, पाई इलेक्ट्रॉन को। अभी एग्जांपल से आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो इसने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो फिर ये वापस करेगा वही सेम बात। लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये डोनर होगा, अब ये एक्सेप्टर होगा, ये डोनेट। तो यहाँ में लिगेंड एक्सेप्ट भी कर रहा है, लिगेंड डोनेट भी कर रहा है, इसलिए इसका क्या नाम है, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। पाई डोनर का मतलब क्या, पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करा, समझ पा रहे हैं ना। पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा और कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, सिग्मा बॉन्ड का, समझ पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, इथिलीन, क्या लिखा होगा, इथिलीन। इथिलीन का स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्मूला है N2C2H4, समझ पा रहे हैं ना। C2H4 का नाम मालूम है ना, इथाइन। क्या नाम होता है, इथीन, सॉरी क्या नाम होता है, इथीन। ऐसा होगा ना स्ट्रक्चर। क्या कार्बन के पास लोन पेयर है क्या, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है इस जन्म में, 4। क्या 4 बॉन्ड बना लिया है क्या, क्या कार्बन के पास लोन पेयर है क्या कि वो दे पाएगा, नहीं, क्योंकि कार्बन के पास मैक्स टू मैक्स 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया है कि नहीं। बताओ यहाँ में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है कि नहीं है।
ये बातें पता है। और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कमजोर कौन होता है? पाई बॉन्ड, समझ पा रहे हैं ना। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बताओ हेड ऑन ओवरलैपिंग से होता है या साइड वाइज ओवरलैपिंग से होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से होती है। तो यहाँ में जो ये पाई बॉन्ड बना होगा वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना होगा। और यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, मान लो यहाँ में जो पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड तो कमजोरी होता है और वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है, तो वो ओवरलैपिंग का वजह से ये क्या करेगा, अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देगा। क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। समझ पा रहे हैं ना। क्योंकि भाई ये कमजोर होता है और इसकी जो मतलब ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। तो ओवरलैपिंग होगा साइड वाइज, मतलब एक अबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा कि नहीं। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ज्यादा होगी, नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को। क्लियर है ना। तो इसने क्या करा, अपना पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा है? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। तो इसने लिगेंड ने डोनेट किया, क्या डोनेट किया? पाई इलेक्ट्रॉन। भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करा और सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और उसने एक्सेप्ट करा कौन? पाई बॉन्ड। तो इसलिए इसका नाम क्या है? पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। इसका एग्जांपल क्या होता है? इथिलीन। क्या नाम होता है? क्या समझ में आ रही है क्या? ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल होता है वो होता है बेंजीन। क्या नाम होता है? बेंजीन। समझ पा रहे हैं ना। अब थोड़ा सा दे, बेंजीन में लिखा होगा N-नीटा6C6H6। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है। अगर हम बात करें यहाँ में, देखो यहाँ में 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसमें कितने डोनर है भाई? 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं। तो कितने डोनर होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है तो बताओ इसकी डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी, भाई ऐसे सोचो, अगर एक लोन पेयर को डोनेट करता है तो डेंसिटी कितनी होती है? 1 होती है कि नहीं होती है। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, ऐसा समझिए एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है। पाई बॉन्ड तो एक ही है ना, इलेक्ट्रॉन तो 2 है, लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मेटल को एक ही जगह ना काटेगा। तो बताओ इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 1। चार्ज कितना? 0। चार्ज कितना? 0। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम लिखा है? बेंजीन। N6S6। ध्यान देना है, ये N जो ईंटा होता है वो क्या बताता है? कार्बन कितना है इसमें? कार्बन कितना है? 6। तो यहाँ में 6 लिखें। यहाँ में कार्बन कितना है? 2। तो क्या लिखेंगे? 2। कार्बन होगा 5, तो उसका ऊपर में क्या लिख देंगे? 5। समझ पा रहे हैं ना। क्या बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है क्या? बताओ इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितनी है भाई? पाई इलेक्ट्रॉन 6, पाई बॉन्ड 3 है, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा, मतलब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? डोनर है। समझ पा रहे हैं ना। डेंसिटी कितनी? डेंसिटी कितनी भाई? 3। चार्ज कितना? 0। चार्ज कितना? 0। ठीक है। अगर मान लो ऐसा लिखा है, अभी कॉपी कर लेना आराम से, कंपाउंड, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, कैसा है? क्या ये साइक्लिक है? साइक्लिक रेजोनेंस है कि नहीं है? है ना, साइक्लिक रेजोनेंस है। उसके बाद क्या हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्या? क्या प्लेनर भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। कंपाउंड कैसी है? एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल। कैसे होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं। इसका जो नाम होता है ये होता है साइक्लो। क्या नाम होता है? साइक्लोपेंटा। साइक्लोपेंटा डाइनिल। समझ पा रहे हैं ना। नाम क्या होता है? साइक्लोपेंटा डाइनिल। ध्यान देना, इसको हम लोग क्या ऐसा बताओ, इसमें कार्बन कितनी नजर आ रही है? तो नीटा का ऊपर में कितना होगा? C5। C5। हाइड्रोजन कितने होंगे? काउंट कर सकते हैं कितने हाइड्रोजन यहाँ में, बताइए। यहाँ में हाइड्रोजन होगा क्या? कितने होंगे भाई? तो नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटा डाइनिल। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोपेंटा डाइनिल। समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ में इसकी चार्ज जो होती है वो कैसी होती है? आंखों से देखिए, माइनस। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, अब अगर हम बोलेंगे तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, नेगेटिव 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अच्छा बताओ डेंसिटी। डेंसिटी 3। चार्ज -1।
ठीक है, अब भाई हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, जैसे सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और जैसे सॉल्ट ये आपके सामने लिखा गया है और इसमें आपको पता करना है कि सेंट्रल मेटल एटम कौन है। बताइए यहाँ से देख के, पोटेशियम कौन है? प्लेटिनम। ठीक है, बिल्कुल सही है, जो डब्बा का अंदर होता है वही सेंट्रल मेटल एटम होता है, तो पीटी होगा। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं, ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, बहुत आसान है, और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना और आसान है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर की पहले बात करेंगे, तो बताओ ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या चार्ज है? न्यूट्रल है। और आप लोग जानते हैं यहाँ सीएल पे चार्ज, क्योंकि ये कैसा होता है, अभी पढ़े थे, न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल। और एक सीएल पे चार्ज -1 है, तो 3 सीएल पे चार्ज कितनी होगी? -3। तो यहाँ पे चार्ज कितनी है बताइए? -3। और पोटेशियम तो एल्कली मेटल है, हमेशा चार्ज कितना होगा? +1। तो यहाँ में चार्ज कितनी है? -3, और यहाँ में कितना है? +1। तो -3 + 1 कितना होता है? -2। और -2 को बैलेंस करने के लिए क्या होना पड़ेगा? +2। तो यहाँ में प्लेटिनम कितना में है बताओ? +2। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +2। होगा या नहीं होगा? होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर में बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर अंदर का देखा जाता है या बाहर का देखा जाता है? अंदर का, डब्बा का देखा जाता है। और सीएल क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है क्या? तो क्या ये मेटल को कितना जगह काटेगा? 3 जगह। समझ पा रहे हैं ना? मतलब एक सीएल एक जगह काटेगा, दूसरा एक जगह काटेगा, तीसरा एक जगह काटेगा। तो बताओ सीएल का वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3। और यहाँ में देखो, ये नाम है इथिलीन। समझ पा रहे हैं? इथाइलिन अभी पढ़े थे ना हम लोग। तो क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। समझ पा रहे हैं ना? और 2 पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो बताओ उसकी डेंसिटी कितनी है? 1। तो यहां से बताइए ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। और पोटेशियम इसका आगे आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4। और जब आपको आगे पढ़ाया जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो उसका 2 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है, या तो sp3 होता है या dsp2 होता है। और sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और dsp2 पे स्क्वायर प्लेनर होता है। तो आगे पढ़ाया जाएगा, और इसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर। कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया ना? अब थोड़ा सा ध्यान देना है, फेरोसिन के बारे में बात करते हैं। फेरोसिन में क्या होता है? ये है FeN5C5H5 का होल ट्वाइस। समझ पा रहे हैं ना? इसका नाम भी क्या होता है? साइक्लोपेंटाडाइनिल। समझ पा रहे हैं ना? और इस पे चार्ज कितनी होती है? -1। ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान देना है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसे होता है बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब बताओ ये कितना पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और ये भी कितना पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? 6। तो टोटल कितने डोनेट कर रहे हैं इस सेंट्रल मेटल एटम को? 12 पाई इलेक्ट्रॉन का। कितने पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है बताइए? टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है? ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, है ना? और ये भी क्या कर रहा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं? 12 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं ना? और बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। समझ पा रहे? कोऑर्डिनेशन नंबर, भाई ये इलेक्ट्रॉन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में काउंट करेंगे तो 6 होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई? 6। समझ पा रहे हैं ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप ध्यान देना, क्या ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है? क्या पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है? सिग्मा। और बताइए पाई इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करेगा ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। अब देखिए भाई, जैसे अगर हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। समझ पा रहे हैं ना? एक साइक्लोपेंटाडाइनिल ऊपर होता है, एक नीचे होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें हमारा जो ऑर्बिटल होते हैं क्या साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ अबव द प्लेन होती है, कुछ बिलो द प्लेन होती है कि नहीं होती है? तो मान लो ये साइक्लोपेंटाडाइनिल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऊपर होगा, इसका कुछ नीचे भी होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा। तो यहाँ में ध्यान देना, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा और नीचे वाला भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा, और नीचे बीच में क्या है? Fe+2। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। सैंडविच का ये दोनों ब्रेड का जैसा काम करेंगे, और Fe+2 चीज बटर जो भी होगा, पनीर वनीर, इसका जैसा काम करेगा। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है? सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। क्या समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? नाम सुन के तो मन कर रहा होगा खाने का, है ना? अच्छा, बोर्ड पे ध्यान देना, फेरोसिन हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, कोबाल्टोसिन बोलेगा तो आप नहीं जानते हैं क्या? कोबाल्ट लगा देना है। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ में रुथोसिन बोलेगा तो क्या लगा देना? RH। समझ पा रहे हैं ना? स्ट्रक्चर सब कुछ सेम ही होगा। समझ पा रहे हैं ना?
समझ में आ रही है? अब लिखा है क्रोमोबेंजीन, तो इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग कॉपी कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वार्नर्स थ्योरी और आईयूपीएसी नेम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का जो क्लासेज होंगे उसमें वार्नर्स थ्योरी और आईयूपीएसी नेम पढ़ाई जाएंगे, ठीक है।